हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम टी के साई, आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रीड दी चैप्टर भोली रिटन बाय के अब्बास। ये आपके क्लास 10th की माई इंग्लिश कोर्स बुक से लिया गया है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ भोली, जिसे के अब्बास जी ने लिखा है। तो चलिए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। यहाँ इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो इसके राइटर हैं उनके बारे में उनका इंट्रो दिया गया है। तो जो के अब्बास हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1914 मतलब 1914 में उनका बर्थ हुआ था एंड ही डाइड इन 1987 और 1987 में 1987 में उनकी डेथ हो गई थी। वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, नॉवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड ए जर्नलिस्ट इन दी उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। के अब्बास जो थे वो एक भारतीय फिल्म निर्देशक, इंडियन फिल्म डायरेक्टर मतलब भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, नॉवेलिस्ट होते हैं जो नॉवेल वगैरह लिखते हैं ना वो, और स्क्रीन राइटर होते हैं जो पटकथा लिखते हैं वो, एंड ए जर्नलिस्ट, और एक जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट तो आपको पता ही होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में काम करते हैं। हिंदी उर्दू कौन कौन सी भाषाओं में थे वो? उर्दू में, हिंदी में एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि वो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में जो है वो लिखते थे। इन तीनों के वो पत्रकार थे। जर्नलिस्ट थे कौन कौन सी भाषा के? उर्दू के, हिंदी के एंड इंग्लिश लैंग्वेज के। हिज फिल्म्स वोन नेशनल अवार्ड्स, उनकी फिल्मों ने नेशनल अवार्ड्स जीते, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं, वो उनकी फिल्मों ने जीते। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द इंडियन पैरेलल और न्यू रियलिस्टिक सिनेमा। उन्हें भारतीय समानांतर या नव यथार्थवादी, उनका क्या समझ, नियो रियलिस्टिक का मतलब है नव यथार्थवादी, मतलब नवनिर्मित जो है सिनेमा का क्या समझा जाता है? अग्रदूतों में से एक माना जाता है। पायनियर्स होते हैं अग्रदूत, पायनियर्स में से एक माना जाता है। His column last page holds the distinction of being one of the longest running columns in the history of Indian journalism। और उनका जो एक कॉलम था, स्तंभ था, यानी कि एक कॉलम होता है ना जिसमें लिखते हैं लोग, ऐसे उनका जो एक कॉलम था वो अंतिम पृष्ठ भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में, लास्ट पेज उसका नाम था, वो सबसे लंबे समय तक चलने वाले कॉलम में से एक होने का गौरव रखता है। यानी कि वो जो एक कॉलम लिखते थे वो सबसे लास्ट तक, मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो चला। तो यही के अब्बास जी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, जो उनका इंट्रो दिया गया है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप और सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है, बट इट इज़ सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू योर बुक। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। ये एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जो एक सुलेखा नाम की लड़की के बारे में है कि कैसे वो अपने लाइफ को खुद ही चेंज करती है। वो बिल्कुल भी अच्छी सुंदर नहीं होती, भोली भाली होती है। क्यों होती है? उसके साथ क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, उन्हीं के बारे में, और एजुकेशन का उसकी लाइफ में कितना बड़ा रोल है, ये सब इस चैप्टर में जो है बताया गया है कि शिक्षा की वजह से कैसे किसी का जीवन परिवर्तित हो सकता है। हर नेम, साथ के साथ ही हम इसके वर्ड मीनिंग भी करते जाएंगे। सेकंड थिंग, इस बुक के सारे चैप्टर, सारी पोएम ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए। और अगर आप ऐसे ही पहले से चैनल को रीड कर रहे हैं, चैनल को चेक कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। सिंपल्टन का मतलब होता है भोली भाली, सीधी सादी। चाइल्डहुड होता है बचपना। हर, उसका नाम क्या था लड़की का? उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही, बट सिंस हर चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही सब उसे सुलेखा कहकर बुलाते थे। देखिए यहाँ पर सिंस का यूज़ हुआ है। सिंस और फोर दोनों का यूज़ टाइम बताने के लिए किया जाता है, लेकिन जब समय निश्चित होता है तब सिंस का यूज़ किया जाता है, और जब समय अनिश्चित होता है तब फोर का यूज़ किया जाता है। और बचपन से ही सब उसे सीधी सादी भोली भाली लड़की थी तो उसे भोली भोली कहकर बुलाते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर थी, यानी कि चौथे नंबर की उसकी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। जब वो 10 महीने की थी तो क्या हुआ? वो सर के बल खाट से गिर गई। कॉट होती है खाट जिस पर सोते हैं, वो सर के बल खाट से गिर गई थी, और शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, और शायद उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था।
That was why she remained a backward child and came to be known as भोली द सिंपलटन। और यही कारण है, that was why, और यही कारण है कि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची बनी रही। बैकवर्ड चाइल्ड मतलब पिछड़ी हुई बच्ची बनी रही, और एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और भोली भोली के नाम से जाने लगी। क्योंकि क्या हुआ, वो जब 10 महीने की थी तो वो बेचारी कॉट से गिर गई, और शायद वो सर के बल गिरी होगी, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन था वो थोड़ा डैमेज हो गया और वो सीधी बच्ची रह गई। पूरी तरह से उसका जो माइंड था उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सेकेंड पैराग्राफ, एट द बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। और जब जन्म हुआ, यानी कि जन्म के समय पर बच्चा जो था कैसी थी, वो गोरी और सुंदर थी। मतलब भोली, ये जो लड़की है भोली, जब ये पैदा हुई थी तो ये बहुत ही गोरी और प्रिटी और सुंदर थी, प्यारी थी। बट लेकिन व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे चेचक का दौरा पड़ा। चेचक आप जानते हैं ना, चिकन पॉक्स, वो चेहरे पर सब जगह बॉडी पर दाने दाने हो जाते हैं, और फिर ठीक होने के बाद उसके क्या हुआ, उसके साथ उसके निशान रह गए। ओनली द आइज वर सेव्ड, उसकी सिर्फ आंखें बची थी और बाकी पूरी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स हो गई थी, जिसे हिंदी में माता निकलना भी बोलते हैं। छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोच मार्क्स। और क्या हुआ, पोक मार्क्स, और उसकी जो परमानेंटली डिसफिगर हो गई, मतलब उसकी जो पूरी सिर्फ आंखें बची, लेकिन बाकी जो उसकी पूरी बॉडी थी, उसका पूरा शरीर था, वो गहरे काले निशानों से पूरी तरह से स्थायी रूप से विकृत हो गया। क्योंकि वो जो निशान होते हैं वो परमानेंटली डिसफिगर, यानी कि परमानेंटली वो चेहरे पर रह जाते हैं, हटते नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो थी वो बहुत प्यारी थी जब पैदा हुई, लेकिन 2 साल की एज में उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जो है आंखें छोड़ के डिसफिगर हो गई, और पूरी की पूरी बॉडी पर पोक मार्क्स हो गए, यानी कि माता के जो चिकन पॉक्स के स्मॉल पॉक्स के निशान थे वो रह गए, गहरे और काले। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना। वो कह रहे हैं, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, कि 5 साल की एज तक जो वो लिटिल सुलेखा थी, जो छोटी बच्ची थी सुलेखा, नन्ही सुलेखा, वो 5 साल की उम्र तक जो है बोल नहीं पाती थी। और आखिर में जब उसने बोलना सीखा, एंड व्हेन एट लास्ट, और जब आखिर में उसने शी लर्न टू स्पीक, उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर, तो वो कैसे बोलती थी, वो बेचारी हकलाने लगी, हकला के बोलने लगी। The other children often made fun of her and mimicked her, और दूसरे बच्चे क्या करते थे, अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी and mimicked her, और उसकी नकल करते थे। mimicked होता है नकल करना, कॉपी करना किसी को, और उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बात करती थी। मतलब वो छोटी बच्ची थी, लेकिन फिर भी उसके साथ कितना मजाक उसका बनाया जाता था। उसकी पूरी बॉडी पे पोक मार्क्स हो गए, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं रही, और उसकी जो आवाज़ थी वो भी कैसे करती थी, स्टैमर करती थी, लड़खड़ाती थी, हकला के वो बोलती थी, और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। थर्ड पैराग्राफ, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली। रामलाल के टोटल कितने बच्चे थे, 7 चिल्ड्रेन थे, 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी, और जो सबसे छोटी, यंगेस्ट मतलब जो सबसे छोटी थी उनमें, उसका नाम क्या था, भोली। यानी कि ये जो लड़की है सुलेखा, इसी का नाम भोली है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं। इट वॉज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये एक मतलब प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न, मतलब ये एक संपन्न किसान का घर था, जो एक समृद्ध था, उसके पास मतलब खाने पीने के लिए बहुत कुछ अच्छा था, यानी कि खाने पीने की ये सब चीज़ों की उसके पास दिक्कत नहीं थी, भरपूर खाने के लिए था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges। और जो घर के बेटे थे, रामलाल के जो 3 बेटे थे, उन बेटों को क्या किया जाता है, स्कूल में भी पढ़ने भेजा गया और बाद में कॉलेजों में पढ़ने के लिए शहर भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, और उसकी जो बेटियां थी, 4 बेटियां, उनमें जो सबसे बड़ी बेटी थी, एल्डेस्ट वन थी, राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी बेटी मंगला थी उसकी भी शादी तय हो चुकी थी। हैड बीन सेटल्ड मतलब
तय हो चुकी थी उसकी भी शादी। रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, और रामलाल क्या कर रहा था, अब तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेगा। रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, और रामलाल अब तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेगा। मतलब उसके जो तीनों बेटे थे वो स्कूल करके शहर में कॉलेज पढ़ रहे थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला का रिश्ता तय हो चुका था। तीसरी बेटी चंपा के बारे में रामलाल सोचने लगा था, सोचेगा। देवर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे अच्छी दिखने वाली, सुंदर दिखने वाली स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। ब्राइड ग्रूम्स होते हैं दुल्हा, लड़की के लिए जो जिससे शादी होती है वो ब्राइड ग्रूम होता है। तो कह रहे हैं कि वो सुंदर थी, हष्ट-पुष्ट थी, तो उनके लिए दूल्हा ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, कठिनाई नहीं थी। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट मतलब मुश्किल नहीं था, डिफिकल्ट मतलब कठिन, मुश्किल। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल किसके बारे में चिंतित था, भोली के बारे में चिंतित था, क्योंकि भोली ना तो सुंदर थी और बेचारी ना ठीक से बोल पाती थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो देखने में सुंदर थी और ना ही उसके पास बुद्धि थी, क्योंकि वो कम बुद्धि की थी, क्योंकि जब वो 10 महीने की थी वो कॉट से गिर गई थी और उसका ब्रेन का जो कुछ पार्ट था वो डैमेज हो गया था। पेज नंबर 1 यानी कि 131 जो है इस चैप्टर का एंड हो गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। दी सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी होता है जो प्राथमिक शाला होती है ना, प्राथमिक विद्यालय जहाँ शुरू की प्राइमरी एजुकेशन मिलती है वो। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल उनके गाँव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक शाला जो थी वो, प्राथमिक विद्यालय जो था वो खोला गया था। दी तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार जो गांव के तहसीलदार साहब थे वो इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। मतलब इसका उद्घाटन किसने किया था, गांव के तहसील साहब ने इसका उद्घाटन किया था, वो आए थे। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू विलेजर्स। और उन्होंने रामलाल से कहा कि एक राजस्व अधिकारी, वो क्या था, रेवेन्यू ऑफिशियल था, कौन, रामलाल। कह रहे हैं कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं। गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट मतलब सरकार के प्रतिनिधि। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। तो वो रामलाल को कहते हैं कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं, और इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आपको गांव वालों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। अब कौन सी मिसाल कायम करने के लिए वो बोल रहे हैं, यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी को जो है स्कूल भेजना चाहिए। किसको कहा है उन्होंने, तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा है कि भाई तू तो गाँव के लिए एग्जाम्पल है, तू तो गाँव मतलब गाँव का में जो है सरकार का प्रतिनिधि है भाई, तू गाँव के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना। मतलब अगर रामलाल अपनी बेटी को पढ़ने भेजेगा तो लोगों को क्या लगेगा, भाई रामलाल की बेटी जा रही है पढ़ने के लिए, और देखा देखी जो बाकी और लोग हैं वो भी अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं। दैट नाइट, उस रात में रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, कंसल्ट का मतलब होता है सलाह मशवरा, जब रामलाल ने अपनी वाइफ के साथ कंसल्ट किया, उसकी सलाह ली, शी क्राइड, तो वो चिल्लाने लगी, वो एकदम पागल सी हो गई, आर यू क्रेजी, पागल हो क्या तुम, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा। मतलब रामलाल की वाइफ को एकदम से गुस्सा आ गया और वो भड़क पड़ी रामलाल के ऊपर कि भाई क्या तुम पागल हो गए हो क्या, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे दी तहसीलदार। डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करना, बात ना मानना, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की बात ना मानने का साहस नहीं था। मतलब रामलाल में इतना करेज नहीं था कि वो तहसीलदार को डिसओबे कर सके, उसकी बात ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और लास्ट में अंत में उसकी वाइफ ने क्या कहा, भाई रामलाल ने उसे कहा कि भाई कैसे वो मतलब मान नहीं सकता ना तहसीलदार की बात को मना नहीं कर सकता था। तो आखिर में उसकी पत्नी ने उसे कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, वो कहती है कि भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि वो कहती है, क्यों कहती है वो भोली को भेज दो, क्योंकि भोली को उसे लगता है कि भोली की शादी होने के बहुत कम चांस है, भोली की शादी न के बराबर होगी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसकी बदसूरत चेहरे और लैक ऑफ सेंस मतलब बुद्धि की कमी की वजह से
विद लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। वो कहते हैं कि भोली के बदसूरत चेहरे और समझ के कारण उसकी शादी होने की बहुत कम संभावना है, इसलिए लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, इसलिए स्कूल के शिक्षकों को उसकी चिंता करने दो। उसका कहने का मतलब है कि भाई भोली की शादी वादी तो होएगी नहीं, क्योंकि ना तो वो देखने में सुंदर है ना वो बुद्धिमान है, तो फिर स्कूल के टीचरों को ही उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डर गई थी। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, और वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। बेचारी पहले तो कभी गई नहीं थी, और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरी हुई, भयभीत। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ, और उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले उनकी ओल्ड काउ, उनकी जो बूढ़ी गायें थी, लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। कैसे, मतलब वो लक्ष्मी का सीन याद करती है कि ऐसे ही उनकी बूढ़ी गायें लक्ष्मी को घर से कुछ दिन पहले ले गए थे और उस बेचारी को घर से निकाल कर बेच दिया गया था। तो वो सारा सीन उसके माइंड में चल रहा होता है, रिकॉल कर रही होती है वो। तो उसे क्या लगता है कि भाई जैसे भोली को जैसे लक्ष्मी को ले जाके बेच दिया, वैसे ही मुझे भी घर से बाहर भगा देंगे। No, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो न न न न करके क्या हुआ, वो बेचारी डर के मारे चिल्लाई और अपने पिता की पकड़ से उसने अपना हाथ खींच लिया, मतलब अपने पापा से अपना हाथ उसने छुड़ा लिया। What is the matter with you fool? क्या क्या बात है तुम्हारे साथ, मूर्ख। मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़। उसके पापा को गुस्सा आ जाता है रामलाल को, और वो उसे कहता है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू यू फूल, क्या मैटर है तेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। यू मूर्ख, तुम मूर्ख, बेवकूफ़। शाउटेड रामलाल, रामलाल जो है वो चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी को बताया। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनने दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड दी अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना शिक्षक और जो दूसरी छात्राएं हैं उसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब रामलाल उसे कह रहा है आज उसे अच्छे कपड़े पहनने दो, अगर वो ख़राब बेकार पुराने फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाएगी तो जो टीचर्स हैं स्कूल के और जो बाकी बच्चे हैं, बाकी जो लड़कियाँ हैं स्कूल की, वो हमारे बारे में कैसा सोचेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी नए कपड़े बनाए नहीं गए थे। दी ओल्ड ड्रेसेड ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के पुराने कपड़े उसे दे दिए गए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कभी किसी ने उसके कपड़ों की मरम्मत करने की या उसके कपड़ों के धोने की परवाह नहीं की। मेंड मतलब होता है मरम्मत करना, यानी कि अगर उसकी कोई ड्रेस फट गई तो फट गई, किसी ने कभी उसकी ड्रेस को ठीक करने के बारे में, उसको सुधारने के बारे में, उसकी सिलाई करने के बारे में या फिर उसके कपड़ों को धोने के बारे में परवाह ही नहीं की। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड शंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, लेकिन आज उसे एक साफ सुथरी पोशाक ड्रेस मिली थी पहनने के लिए जो बहुत धोने के बाद, मैनी वॉशिंग मतलब बहुत धोने के बाद क्या कर गई थी, शंक कर गई थी, यानी कि सिकुड़ गई थी, मतलब धो धो के वो ड्रेस जो है वो सिकुड़ गई थी। और नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को वो ड्रेस अब फिट नहीं आती थी। चंपा कौन थी, रामलाल की 3rd नंबर की बेटी थी। पहली राधा थी, दूसरी मंगला थी और तीसरी चंपा। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, और उस दिन उसे नहलाया भी गया। She was even bathed and oil, और उसके बालों में जो था तेल लगाया गया, उसके सूखे बालों में, and matted her, और उसके सूखे और उलझे बालों में तेल लगाया गया। matted होता है उलझे हुए। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, तभी उसे विश्वास होने लगा कि उसे उसके घर से किसी बेहतर जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि आज तक तो ना उसे नए कपड़े मिले पहनने के लिए, ना कभी किसी ने उसके बालों में तेल लगाया, ना कभी कंघी की, ना कभी किसी ने उसके कपड़े धोए, ना कभी किसी ने उसके कपड़ों को ठीक किया। तो वो बेचारी अभी सोचने लगी इतना कुछ होने के बाद कि मुझे नहलाया गया है, मेरे बाल बनाए गए हैं, मुझे साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने के लिए गए हैं। इट मीन्स उसे ये बिलीव हो गया कि अब उसे ज़रूर उसके घर से किसी बेहतर जगह पे लेके जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वे लोग स्कूल पहुँचे, the children were already in the classroom, तो बच्चे पहले से ही already मतलब पहले से ही क्लासरूम में थे, कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधान अध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट अलॉन दी पुअर गर्ल, और अकेली रह गई बेचारी बच्ची, मतलब लेफ्ट अलॉन छोड़ दिया अकेले दी पुअर गर्ल बेचारी बच्ची को। पेज एंड हो गया, नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं।
और उसने क्या किया, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, और बेचारी जो बच्ची थी वो उसने उसे मतलब देखा, सब तो जा चुके थे भाई क्लासों में और अकेली रह गई बेचारी लड़की ने, मतलब डरी हुई आंखों से चारों ओर देखा। फियर लेडन आइज मतलब डरी हुई आंखें। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे, कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेटेड मतलब घुटनों के बल बैठी हुई थी, ऑन मैट्स चटाई पर, और हर कमरे में उसकी तरह की लड़कियां जो हैं वो चटाई पर, स्क्वेटेड ऑन मैट्स मतलब स्क्वेटेड घुटनों पर मतलब वो उकड़ू बैठी हुई थी, ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो किताबों से पढ़ रही थी और स्लेट्स पर जो है वो स्लेट होती है ना जिसको ब्लैक कलर की एक स्लेट आती है जिसपे चौक से बच्चे लिखते हैं, वो उस पर लिखती थी। दी हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और जो प्रधान अध्यापिका थी, हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने भोली को कक्षाओं में से किसी एक में कोने में बैठने के लिए कहा, मतलब उन्होंने कहा कि क्लासरूम के कोने में जाकर बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपेंड देयर, भोली नहीं जानती थी कि भाई विद्यालय वास्तव में कैसा होता है और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वहाँ वो इतनी सारी अपनी उम्र की लड़कियों को पाकर देखकर बहुत खुश हुई। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसे एक उम्मीद हुई, एक आशा हुई कि इनमें से कोई लड़की शायद उसकी दोस्त बन सकती थी, मतलब उसके मन में एक फीलिंग जागी कि शायद उसको भी है ना कोई दोस्त यहाँ पर मिल सकती थी। आगे देखते हैं। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, और जो महिला अध्यापक थी, लेडी टीचर थी, वो लड़कियों से कुछ कह रही थी लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंडरस्टैंड नथिंग मतलब भोली ने कुछ नहीं समझा। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने क्या किया, उसने जो दीवार पर चित्र टंगे हुए थे उनको देखा। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवार पर टंगे हुए चित्रों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो चित्र थे, रंग थे, उन्होंने उसे मोहित कर लिया। फैसिनेटेड मतलब मोहित कर लिया। The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village, और जो घोड़ा था उस घोड़े की तरह ही भूरा था जिस पर तहसीलदार उनके गांव घूमने आए थे, मतलब उसने घोड़े को रियलिटी में गांव में देखा था, तो वो कह रही है कि वो घोड़ा भी उसी कलर का था जिस घोड़े पर तहसीलदार बैठकर उनके गाँव में आता था। दी गोट, गोट होती है बकरी, दी गॉट वॉज ब्लैक लाइक दी गॉट ऑफ देयर नेबर, और जो बकरी थी वो उनके पड़ोसी की बकरी की तरह ही काली थी। ब्लैक मतलब काला। द पैरेट वॉज ग्रीन, और तोता हरा था, लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और तोता आम के बाग में देखे गए तोते की तरह ही हरा था। एंड दी काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह थी। लक्ष्मी कौन थी? जो उनकी बूढ़ी गाय थी जिसको निकाल कर बेच दिया गया था घर से। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक भोली ने देखा कि जो अध्यापिका थी, जो टीचर थी, वो उसके पास खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, नन्ही बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? भ भो भो, क्योंकि भोली स्टैमर करके बोलती थी, लड़खड़ा के बोलती थी। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन डैट, लेकिन वो उससे आगे बेचारी कुछ नहीं हकला सकी, मतलब कुछ हकला के भी नहीं बोल पाई वो बेचारी। देन शी बिगेन टू क्राई, देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और फिर वो रोने लगी और उसकी आंखों से बेबस सैलाब से आंसू आंसू बहने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ टीयर्स का मतलब है मतलब सैलाब की तरह, मतलब बहुत ही आंसू बहने लगे, बेचारी बहुत रोने लगी। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो अपने कोने में बैठी, उसने अपना सिर नीचे रखा, उन लड़कियों की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं उसे हुई जिन्हें वह जानती थी कि अभी भी उस पर हंस रही थी, मतलब जो बाकी लड़कियां थी वो उसके ऊपर हंस रही थी, इसलिए उसने अपना जो सिर था वो नीचे ही करके रखा और अपने कोने में बेचारी बैठी रही। When the school bell rang, और जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, scurried का मतलब होता है ran और moved away in a hurry, वो जल्दी से बाहर भाग गई, जल्दी से क्लासरूम से बाहर चली गई। कब चली गई? जब स्कूल की घंटी बजी। बट भोली dared not to leave her corner, लेकिन सभी छात्राएं तो चली गई लेकिन भोली ने अपना कोना छोड़ने की हिम्मत नहीं की। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे था। शी केप्ट ऑन सोबिंग,
वो सिसकती रही, सॉबिंग होता है सिसक सिसक के रोना, वो सिसकती रही बेचारी भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। फिर टीचर आती है और वो बोलती है भोली, और जो टीचर की आवाज़ थी वो बहुत ही कोमल और सुकून देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसके पूरे जीवन में इतने प्यार से उसे कभी किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, ये उसके दिल को छू गया। मतलब भोली को बहुत अच्छा लगा क्योंकि टीचर ने उससे बहुत ही सॉफ्ट, कोमल और सुकून देने वाली, सूदिंग मतलब सुकून देने वाली आवाज़ में उससे पूछा था। गेट अप सेड द टीचर, उठो, टीचर ने उससे कहा। उठो, शिक्षिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये कोई आदेश नहीं था बल्कि एक दोस्ताना सुझाव था। फ्रेंडली सजेशन मतलब दोस्ताना सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब टीचर फिर से पूछती है अब मुझे आपका नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट, स्वेट मतलब पसीना, स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर बॉडी, ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और क्या उसकी जो जीभ थी जो लड़खड़ाती थी, हकला के बोलती थी, वो फिर से डिसग्रेस करेगी उसे, मतलब उसका अपमान कराएगी, यानी कि फिर से वो उस टीचर को उसका नाम नहीं बताने देगी क्या उसे। 133 पेज नंबर एंड हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, ये देखिए ये भोली है और ये टीचर है, इसकी फ़ोटो दी गई है यहाँ पर। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, हालांकि उसने क्या किया, वो इस दयालु महिला की खातिर, मतलब उसकी टीचर कितनी दयालु थी, कितने प्यार से उससे बोलती है, तो भोली मन में सोचती है, उसने डिसाइड किया, हाउएवर शी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक कोशिश करने की, एक प्रयास करने की का फैसला किया। डिसाइडेड मतलब फैसला किया। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी, इतना सुकून देने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, तो उसे यकीन था कि वो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं हंसेगी। कौन? टीचर। भ भ भ भ फिर से बेचारी लड़खड़ा के बोल रही है। शी बिगैन टू स्टैमर, उसने हकलाना शुरू किया, लेकिन टीचर ने उसे मोटिवेट किया। वेल डन, बहुत अच्छा, शाबाश। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया। अब आगे टीचर उसे बोलती है कम ऑन, नाउ द फुल नेम। अब टीचर उसे मोटिवेट करके कहती है बहुत अच्छा, अपना अब पूरा नाम बोलो। भ भोली, और लास्ट में बेचारी भय करते करते, हकलाते उसने अपना पूरा नाम भोली बोल दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और अंत में वो कहने में सक्षम हो गई और उसने राहत महसूस की, जैसे कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने क्या किया, पैटेड होता है थपथपाना, टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई। अफेक्शनेटली मतलब बहुत अच्छे से, प्यार से टीचर ने मतलब बहुत लाड़ से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अब टीचर ने उसे कहा डर को अपने दिल से निकाल दो, मतलब टीचर ने उसे कहा तुम निडर हो जाओ, डर को अपने डर से निकाल दो और तुम भी हर किसी की तरह, यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम भी हर किसी की तरह बोल पाओगी, मतलब एवरीवन एल्स जैसे हर कोई बोलता है ना, तुम भी वैसे ही बोल पाओगी। टीचर ने उसे मोटिवेट किया। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली ने अपने मुंह को मतलब ऊपर देखा, ऊपर मुंह किया, जैसे कि वो पूछना चाह रही है अच्छा वास्तव में सच में ऐसा होगा क्या? यस, हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा। कौन बोल रहा है? टीचर बोल रही है। किससे बोल रही है? भोली से। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, तुम बस हर दिन स्कूल आओ। विल यू कम, आओगी ना, मतलब टीचर उससे पूछ रही है क्या तुम आओगी, विल यू कम? भोली नोडेड, भोली ने गर्दन हिला दी, मतलब सिर्फ गर्दन हिला के ऊपर नीचे करके हम यस बोलते हैं ना, वैसे बोल दिया। अब टीचर कह रही है नो, से इट अलाउड, नहीं, जोर से बोलो, इसे जोर से बोलो। या यस, भोली फिर लड़खड़ाते हुए बोली हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, और भोली अपने आप भी एस्टोनिश थी, मतलब आश्चर्यचकित थी, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो बोल पाई, कह पाई। मतलब भोली को भी सरप्राइज हुआ क्योंकि वो तो बेचारी बोल नहीं पाती थी, तो वो जो थी अपने आप पर बहुत आश्चर्यचकित थी। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, मतलब टीचर उसे कह रही है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम डरोगी नहीं तो बोल पाओगी। नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हाउस, पैरेट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। किताब बहुत अच्छी तस्वीरों से भरी थी। उसमें कौन कौन था, मतलब कलरफुल थी वो। उसमें डॉगी यानी कि कुत्ते की फ़ोटो थी, बिल्ली की फ़ोटो थी, बकरी थी, घर था, तोता था, शेर था, टाइगर था,
चीता था, बाघ, एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और लक्ष्मी जैसी रंग में एक गाय भी थी, मतलब उनकी लक्ष्मी जैसी एक गाय भी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर उस पुस्तक में हर तस्वीर के साथ बड़े काले अक्षरों में एक शब्द भी था। यानी कि वो ABCD की बुक रही होगी, जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो सामने अक्षर लिखा रहता है और बड़ी सी उस चीज़ की फ़ोटो भी दी रहती है ना। तो D फॉर डॉग आएगा तो डॉग की बड़ी सी फ़ोटो भी आएगी और उसके सामने जो एक अक्षर लिखा है वो ABCD का अक्षर रहा होगा। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। अब टीचर उसे कहती है कि 1 महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ सकोगी। यू विल बी एबल मतलब इस लायक हो जाओगी कि तुम इस बुक को पढ़ पाओ। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी। देन स्टिल ए बिगर वन, तब और बड़ी, उससे भी बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, और समय के साथ तुम और भी अधिक जो है ज्ञानी हो जाओगी, इंटेलिजेंट हो जाओगी। पेज नंबर 134 एंड हो गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। देन एवरीवन एल्स इन द विलेज, वो कह रही है कि मतलब गांव में जो और जो लोग हैं ना, उनसे भी, उनकी तुलना में तुम गांव में बहुत अच्छे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट और भी अधिक ज्ञानी हो जाओगी, इंटेलिजेंट हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और तब टीचर कहती है कि तब कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट हैमर, लोग आपकी बात जो है वो आदर से सुनेंगे और आप बिना हकलाए अपनी बात कह सकोगी। समझा ना, अंडरस्टैंड मतलब समझा ना। टीचर उससे कह रही है कि फिर तू हकला के नहीं बोलेगी और तू बहुत होशियार हो जाएगी, तो आदर से गाँव के सभी लोग तेरी बात सुनेंगे। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी वापस आओ। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। हिज हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। अब आगे क्या होता है, यहाँ तक होने के बाद भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को ऐसा लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां बज रही हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और घर के, स्कूल के और घर के सामने जो पेड़ हैं वो बड़े लाल फूलों से खिल गए हों। उसका दिल, उसका जो हार्ट है, द स्कूल हाउस इनटू मतलब घर के और स्कूल के सामने जो बड़े पेड़ थे उनमें लाल बड़े फूल खिल गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, और उसका जो दिल है वॉज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप, उसका दिल जो है वो एक नई उम्मीद और नए जीवन के साथ धड़क रहा था। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप मतलब नई आशा, नई उम्मीद के साथ, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ जो है धड़क रहा था। थ्रॉबिंग कर रहा था मतलब धड़क रहा था। पार्ट 2 पे अब हम आते हैं। पार्ट 2 में 10 द ईयर्स पार्ट, और इस तरह जो है वर्ष बीत गए, मतलब सालों बीत गए इस तरह। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, और अब गांव जो है वो एक छोटा टाउन बन गया था, छोटा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, और जो छोटा प्राथमिक विद्यालय था ना जिसमें भोली का एडमिशन हुआ था, तब वो प्राइमरी स्कूल था, अब वो हाई स्कूल यानी कि एक मतलब बड़ा हाई स्कूल बन गया था प्राथमिक विद्यालय से। अब वहाँ पर हाई स्कूल मतलब जहाँ पर 10th तक की पढ़ाई होती है, मतलब 10th तक का वो बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और अब वहाँ पर क्या था, एक टीन शेड के नीचे एक सिनेमा घर और कपास की मिल भी बन गई थी। कॉटन गिनिंग मिल्स मतलब जहाँ पर देखो सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड, जहाँ पर जो रॉ कॉटन होती है ना, रुई जो होती है उसे उसके बीजों से अलग करते हैं। तो कॉटन गिनिंग मिल यानी कि कपास की ओटाई की मिल भी बन गई थी। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और मेल ट्रेन जो है वो उनके स्टेशन पर, उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट, एक रात्रि को, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो फिर क्या मैं बिशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ। येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, हाँ हाँ निश्चित रूप से, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली को ऐसा, मतलब वो कह रही है कि भोली को ऐसा अच्छा खाता पीता दूल्हा लेकर, मतलब अच्छा कमाने वाला, वेल टू डू मतलब अच्छा कमाने खाने वाला जो दूल्हा है वो मिल जाएगा, तो भोली जो है वो बड़ी भाग्यशाली होगी। भोली विल बी लक्की। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एक खुद का अपना मकान, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है इसके अलावा हज़ारों, कई मतलब बैंक में भी कई हज़ार रुपये हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और इसके अलावा वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। मतलब रामलाल ने भोली के लिए एक रिश्ता देखा है, और दूल्हे का नाम क्या है, बिशंबर है, जिससे वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन वो श्योर नहीं है, वो अपनी पत्नी से वो हर चीज़ की सलाह करता है ना,
पहले भोली बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी उसने पूछा था, तब उसकी वाइफ ने कहा था भोली को भेज दो, बाकी किसी को नहीं भेजो। अब वो फिर अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि बिशंबर का मैं जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लूँ क्या भोली के लिए। वो बोलती है हाँ कर लो। भोली बड़ी लक्की होगी कि बिशंबर से उसकी शादी हो रही है। क्यों होगी? क्योंकि उसकी अपनी दुकान है, अपना खुद का मकान है और बैंक में हज़ारों रुपये हैं। दैट्स राइट, ये ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग। अब उसका पिता जो सच्चाई है वो सामने आती है। देखिए अब उसका जो पिता है भोली का, वो कहता है लेकिन वो इतना यंग नहीं है, मतलब वो इतना जवान नहीं है, यानी कि जिस उम्र का दूल्हा भोली के लिए होना चाहिए वो उस उम्र का नहीं है। तुम तो जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो मेरी ही उम्र के बराबर है, मतलब भोली के पिता की उम्र का है बिशंबर। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो भी लंगड़ाता है। लिम्स मतलब लंगड़ा के, मतलब एक तो बिशंबर जो है वो भोली का जो पिता है रामलाल उसकी उम्र का है, दूसरा वो लंगड़ा भी है, लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और इसके अलावा और दूसरी शादी भी हो रही है उसकी। देखिए इसके अलावा उसकी जो पहली पत्नी के बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। मतलब रामलाल भोली के लिए जो रिश्ता लाया है वो कितना ख़राब है। आप देखिए बिशंबर जो उसकी खुद की एज का है, पाँव से लंगड़ा है, और उसकी जो पहली पत्नी है उसके बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसे आदमी का रिश्ता वो किसके लिए लाया है? अपनी बेटी भोली के लिए। सो व्हाट डज इट मैटर? तो इससे क्या, अब उसकी वाइफ कह रही है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने उत्तर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? 45 और 50, 45 या 50, इट्स नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। ये एक आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। मतलब अपनी बेटी के लिए 50 साल के आदमी के रिश्ते के लिए भी वो क्या कह रही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर लक्की दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। वो कह रही है कि हम भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से है और उसे हमारी भोली के जो चेचक के निशान हैं, पोक मार्क्स हैं चेहरे पर, उनके बारे में और उसकी कम बुद्धि के बारे में नहीं पता है। लैक ऑफ सेंस मतलब कम बुद्धि के बारे में। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो अपने पूरे जीवन अविवाहित रह सकती है। में कच्ची संभावना के लिए लगाते हैं, और कैन जहाँ श्योरिटी होती है, पक्की संभावना होती है, वो लगाते हैं। तो शी में रिमेन मतलब कच्ची संभावना है कि वो रह सकती है अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन वो अविवाहित रह सकती है। यस हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। लेकिन उसका पिता कह रहा है कि हाँ लेकिन मुझे आश्चर्य है, मतलब वो बेचारा सोच रहा है कि भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से। अब उसकी वाइफ कहती है विटलेस मतलब कि वो मूर्ख क्या कहेगी। शी इज़ लाइक ए डम्ब काउ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। डम्ब मतलब गूंगा, काऊ मतलब गाय। उसकी माँ कह रही है कि भोली तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट। अब वो कहता है शायद तुम ठीक कह रही हो। मटर्ड रामलाल, रामलाल बुदबुदाया कि शायद तुम ठीक कह रही हो। इन दी अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट एंड लिसन टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। और आंगन के दूसरे कोने में भोली, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी खाट पर जाग रही थी। अवेक मतलब जागी हुई थी, भोली ले अवेक मतलब जागी हुई लेटी थी, और अपने माता पिता की फुसफुसाहट, विस्परिंग मतलब फुसफुसाहट जो है वो उसे सुन रही थी, उस बातचीत को वो सुन रही थी। पेज नंबर 135 एंड हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। ये एक लॉन्ग चैप्टर है लेकिन बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबर नाथ कैसा था? एक अच्छा ग्रोसर होता है पंसारी, जिसके यहाँ आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, ये सब किराने का सामान मिलता है ना, ग्रोसरी आइटम, उसी को ग्रोसर बोलते हैं। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। और वो अपनी शादी के लिए अपने साथ दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी लेकर आए थे, मतलब बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। और जो भारतीय फिल्म की एक लोकप्रिय धुन बजाते हुए ब्रास बैंड ने जुलूस का नेतृत्व किया, जिसमें दूल्हा सजे धजे घोड़े पर सवार था। डेकोरेटेड हॉर्स मतलब सजा धजा घोड़ा। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और रामलाल जो था वो ऐसा वैभव देखकर रामलाल जो था वो बहुत प्रसन्न हो गया। स्प्लेंडर मतलब वैभव, पॉम्प एंड स्प्लेंडर मतलब शो ऑफ कर रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा बैंड बाजा लेके आया भाई, सजे हुए घोड़े पे बैठ के आया और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आया। और प्रोसेशन होता है जुलूस। Ramlal was over. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की इतनी भव्य शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर who had come for the occasion were envious of her luck. और भोली की जो बड़ी बहनें थी वो उसके भाग्य से, envious मतलब जलन, ईर्ष्या फील कर रही थी, of her luck उसके भाग्य से।
जलती थी। When the auspicious moment came, और जब ये शुभ मुहूर्त आया, शुभ अवसर आया, the priest said bring the bride, तो पुजारी ने क्या कहा कि दुल्हन को लेके आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to bride's place near the sacred fire, और एक लाल रेशमी दुल्हन की पोशाक पहने भोली जो है वो पवित्र अग्नि के पास, जहाँ पर दुल्हन का स्थान था, दुल्हन के प्लेस पर लाकर उसको ले जाया गया, मतलब जहाँ पर दुल्हन को बैठाना था उस जगह पर उसे लेकर आया गया। गार्लैंड द ब्राइड, देखिए गार्लैंड का मतलब होता है माला, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की सेंस में लगा है। डायरेक्ट क्या लिखा है, गार्लैंड द ब्राइड, मतलब दुल्हन को जो है माला पहनाओ। गार्लैंड द ब्राइड, गार्लैंड का मतलब यहाँ पर सीधे वर्ब बना के उसे यूज़ किया गया है कि गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, उनके एक दोस्त ने बिशंबरनाथ को प्रेरित किया कि दुल्हन को जो है गले में माला पहनाओ, उसके गले में माला डाल दो। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, और दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों की, मैरीगोल्ड होते हैं गेंदे के फूल होते हैं ना, पीले फूल जो होते हैं, झेंडू के फूल, गेंदे के फूल, उसकी माला जो थी वो उठा ली। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट जो था वो वापस हटा दिया, मतलब पीछे खिसका दिया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, और बिशंबर ने क्या किया, एक नज़र डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और जो गार्लैंड थी, जो माला थी वो पॉइज्ड हो गई, यानी कि फिक्स्ड पोजीशन में, मतलब एकदम उसके हाथों में माला अड़ी रह गई, वो डाल नहीं पाया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर से घूंघट जो था, द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन, मतलब नीचे घूंघट खींच लिया, द व्हील ओवर हर फेस, वापस अपने चेहरे पर नीचे धीरे से घूंघट खींच लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने बगल वाले दोस्त से कहा कि क्या तुमने उसे देखा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पोक मार्क्स यानी कि चेचक के दाग हैं। सो वट, तो क्या हुआ, वट आर यू आर नॉट यंग आइदर, अब उसका दोस्त कहता है कि तो क्या हुआ, अगर निशान है तो तुम भी कौन से जवान हो, मतलब तुम भी तो जवान नहीं हो। आगे देखते हैं। मे बी, अब वो कह रहा है हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है, टू मैरी इन्फिनिटिव है यहाँ पे, आई एम टू मैरी हर, अगर मुझे उससे शादी करनी है। टू मैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू आता है तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। आई एम के बाद आपने पढ़ा होगा कि इनके साथ हमेशा इज एम आर के सेंटेंस आते हैं, जैसे कि आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग, लेकिन आई एम टू मैरी इन्फिनिटिव में भी ये यूज़ होता है। आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। कौन कह रहा है, रामलाल कह रहा है। रामलाल नहीं, रामलाल से कौन कह रहा है, बिशंबरनाथ कह रहा है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, अब रामलाल ने क्या किया, उसने जाकर अपनी पगड़ी, अपना जो सम्मान था, पगड़ी को सम्मान के रूप में देखा जाता है ना, रामलाल ने क्या किया, अपनी जो पगड़ी थी, अपना जो सम्मान था, उसे ले जाकर बिशंबर के कदमों में, बिशंबर के चरणों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, इतना मेरा अपमान मत करो। टेक 2000 रुपीज़, अब वो उसे क्या कह रहा है रामलाल कि भाई 2000 रुपये ले ले, इतना मेरा अपमान मत कर। नो 5000 और वी गो बैक, अब वो कहता है 5000 रुपये दो, नहीं दो हम वापस चले जाएंगे। पहले ऐसा बहुत होता था कि भाई ये नहीं दिया, बाइक नहीं दी, गाड़ी नहीं दी, पैसे नहीं दिए, तो लड़के वाले क्या बोलते थे कि भाई हम जा रहे हैं, हमें शादी नहीं करनी आपकी बेटी के साथ। कीप योर डॉटर, रख ले अपनी बेटी को। बी ए लिटिल कंसिडरेट, अब वो कहता है भाई थोड़ा तो सोच, थोड़ा तो मतलब विचार कर इस बारे में। अब वो कहता है प्लीज़ इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अब वो कहता है भाई थोड़ा सा तो सोच, कंसीडरेट कर, ध्यान दे, यदि तुम लोग सब वापस चले गए तो मैं गांव में कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। आई कैन नेवर शो, मैं अपना कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा गांव में। देन आउट विथ 5000 रुपीज़, फिर 5000 लेके बेचारा रामलाल बाहर आता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोली, नहीं वो उसे कहता है कि भाई 5000 लेके आ अगर तुझे शादी करवानी है। तब बेचारा रामलाल के चेहरे पे आंसू बह गए, और रामलाल क्या करता है, वेंट इन अंदर जाता है, अपनी तिजोरी खोलता है एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिनकर बेचारा बाहर आता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीस, और उसने जो 5000 के नोटों की पोटली थी उसे दूल्हे के पैरों में, दूल्हे के चरणों में रख दी। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्फेंट स्माइल, और जो बिशंबर था उसके चेहरे पर, लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान, मतलब कि भाई मैं तो जीत गया, यानी कि मैंने तो 5000 रुपये उससे ले लिए, तो उसके चेहरे पर जो थी एक जीत वाली जो स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, वो दिखाई दी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने एक जुआ खेला था, गैम्बल मतलब जुआ, उसने एक जुआ खेला था जिसमें वो जीत गया।
गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, और उसने अनाउंसमेंट की कि भाई ठीक है मुझे माला दो। आगे आते हैं, पेज नंबर 136 एंड हो गया है। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were now not downcast. Downcast मतलब नीचे नहीं देख रही थी, downward looking downward मतलब नीचे की तरफ नहीं देख रही थी। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट जो था वो पीछे हट गया, लेकिन इस बार दुल्हन की जो निगाहें थी वो झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसकी मतलब वो अपना जो होने वाला पति है ना, भावी पति है, उसको देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत, केवल ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है हेट रेट, तिरस्कार, केवल ठंडी तिरस्कार थी, यानी कि सिर्फ तिरस्कार की भावना थी। उसको मतलब बहुत बुरा लग रहा था ये देख के कि वो कैसा है। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला उठाई दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड गार्लैंड वॉज फ्लंज इन टू द फायर। एक बिजली की तेजी के साथ भोली का जो हाथ है वो बाहर आया और उसने माला को आग में झोंक दिया, मतलब उसने वो माला जो थी वो आग में फेंक दी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, वो उठी और उसने क्या किया, अपनी घूंघट भी हटा दी, मतलब शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, और घूंघट फेंक दिया मतलब घूंघट हटा दिया चेहरे से। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी, भोली ने स्पष्ट, अभी तक तो सबको क्या लगता था कि भोली जो है वो हकला के बोलती है, स्टैमर करती है, उसे बोलना कुछ नहीं आता, क्योंकि अपना अपमान करा करा के वो बेचारी बहुत कम बोलती थी। और अब उसने क्या कहा, क्लियर और स्पष्ट और ऊंची आवाज में उसने कहा पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और उसके माता पिता बहनें भाई रिश्तेदार और पड़ोसी सभी उसकी बातें सुनकर चौंक गए, मतलब उसने जो बिना लड़खड़ाए बोला ना, ये सुनकर सब जो थे, पूरे लोग जो थे वो चौंक गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, और भोली कहती है पिताजी अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग, देखिए यहाँ पे आई एम के बाद ING वाला सेंटेंस आया है ना, और पीछे टू वाला था, पीछे क्या देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, और यहाँ पर क्या लिखा था, आई एम टू मैरी हर, जो बिशंबर ने बोला था आई एम टू मैरी हर, मुझे उससे शादी करनी है अगर, और यहाँ पर क्या सेंटेंस है आपका, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, और रामलाल जो था वो क्या हो गया, अब सहम गया। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, और जो मेहमान थे वो काना फूसी करने लगे, विस्पर मतलब काना फूसी करने लगे, आपस में बातें करने लगे। और वो क्या बोलते हैं सुनिए, सो शेमलेस, बड़ी ही बेशरम है, इतनी बेशरम है, सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी तो कुरूप है, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि इतनी तो बदसूरत है, क्योंकि उस बेचारी के चेहरे पर चेचक के दाग हैं और फिर भी इतनी बेशरम है। भोली आर यू क्रेजी, वो कहते हैं भोली क्या तुम पागल हो गई हो क्या, मतलब पागल हो क्या तुम। शाउटेड रामलाल, रामलाल जो था वो चिल्लाया। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बदनामी कराना चाहती हो क्या। डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान, बदनामी। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर, इज्जत होना चाहिए यहाँ पे, रिस्पेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है इज्जत। वो कह रहे हैं कि इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, अब भोली कहती है आपकी इज्जत की खातिर ही, मतलब वो कहती है कि आपकी इज्जत की खातिर ही, भोली ने कहा आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड। अब वो कहती है कि लेकिन मेरे पति के रूप में मैं इतने नीच, लालची और घृणित कायर पति को, मतलब मीन मतलब जो स्वार्थी होता है, लालची होता है, नीच होता है वो, ग्रीडी मतलब लालची, और कंटेम्प्टिबल कोवार्ड मतलब घृणित कायर, मतलब ऐसा आदमी, कंटेम्प्टिबल का मीनिंग दिया गया है देखिए हेट, कंटेम्प्टिबल मतलब जिससे घृणित कायर, मतलब ऐसे आदमी से मैं शादी नहीं करूँगी, मतलब उसका पति जो है वो कह रही है कि मेरा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीच, लालची और ये घृणित कायर व्यक्ति, कोवार्ड मतलब कायर मेरा पति नहीं होगा। आई वॉन्ट, मैं नहीं, मतलब उसने साफ मना कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को मैं अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, क्या बेशरम लड़की है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए, मतलब बहुत आश्चर्य वाला सेंटेंस है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम्प काऊ,
हम सब ने क्या सोचा था कि वो एक हार्मलेस डम्ब काऊ है, कि वो तो एक बिना बोलने वाली एक गूंगी गाय थी। हार्मलेस मतलब जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए वो। भोली टर्न्ड वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, और इस मतलब वो कहती है भोली टर्न्ड वॉयलेंटली, अब भोली को जो है बेचारी वो मतलब बहुत गुस्सा हो गई। वो जो बूढ़ी औरत ऐसा बोल रही थी ना उसके ऊपर पलट कर भोली एकदम हिंसक हो गई। मतलब उसने उस बूढ़ी औरत को भी जवाब दिया जो ये बोलती है कि बड़ी ही बेशर्म लड़की है, हमने तो सोचा था गूंगी गाय है। यस आंटी, अब भोली कहती है हाँ आंटी यू आर राइट, आप सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम्ब ड्राइवन काउ, आप सभी ने सोचा था कि मैं तो एक गूंगी गाय थी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इसलिए आप मुझे इस निर्दयी प्राणी को सौंपना चाहती थी। बट नाउ द डम्ब काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब जो गूंगी गाय है, जो हकलाने वाली मूर्ख है, स्टैमरिंग फूल मतलब हकलाने वाली जो मूर्ख है, इज स्पीकिंग वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहती हो क्या? मतलब भोली को इतना गुस्सा आ गया उस बूढ़ी औरत के ऊपर, वो कहती है कि भाई मैं भोली भाली थी, गूंगी गाय थी, तभी तो तुम मुझे इस निर्दयी प्राणी को सौंप रहे थे, लेकिन अब ये गूंगी आए हकलाने वाली गाय मूर्ख लड़की है, बोलने लगी है, क्या आप और सुनना चाहती हो क्या? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, और पंसारी बिशंबर नाथ जो था वो अपनी टोली के साथ जो था वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और जो भ्रमित बैंड बाजे वाले थे मतलब वो बेचारे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने सोचा कि समारोह का अंत हो गया है और उन्होंने समापन वाला जो गाना होता है ना वो गाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर जो था टिका हुआ खड़ा था। रूटेड टू द ग्राउंड मतलब जमीन पर खड़ा हुआ था, रूटेड टू द ग्राउंड। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेप, उसका सिर दुख और लज्जा से के भार से झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर वर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि की लपटें थी वो धीरे धीरे बुझ गई थी। पेज नंबर 137 एंड हो गया है। नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। लास्ट पेज है ये। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल मतलब अब सब लोग जो थे वो जा चुके थे, चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड, रामलाल भोली की ओर मुड़ा और बोला बट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे, मतलब तुम्हारे साथ अब हम क्या करेंगे। मतलब उसको लग रहा था कि अब कोई भी उसकी बेटी से शादी नहीं करेगा। एंड सुलेखा सेड इन्हें, देखिए शिक्षा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है वो इस लास्ट के छोटे से पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों हमें खुद भी पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना चाहिए। और अगर आपके आसपास कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं तो आपको मोटिवेट करके उन्हें भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक छोटा सा स्टेप भी किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो जो बच्चे स्कूल ना जाते हैं आप उन्हें मोटिवेट करें कि आप भी स्कूल जाओ, चाहे आप किसी भी स्कूल में जाओ, बड़ा हो या छोटा हो, स्कूल में शिक्षा तो मिलती ही है ना। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी, और सुलेखा ने एक शांत और स्थिर आवाज में स्वर में कहा डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाओगे, आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। आपके बुढ़ापे में मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, अब वो अपनी टीचर से कहती है क्या ये सही नहीं है मैम? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, और टीचर एक कोने में खड़े होकर सब कुछ नाटक जो था वो देख रही थी। यस बोली ऑफ कोर्स, अब टीचर कहती है हाँ बोली बेशक। शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, और उसकी मुस्कुराती आंखों में एक गहरी संतुष्टि का प्रकाश था जो एक कलाकार को अपनी उत्कृष्ट कृति के पूरा होने पर विचार करते समय महसूस होता है। मतलब कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट डीपली, मतलब वो बहुत गहरी जो संतोष की सांस थी ना, वो थिंकिंग अबाउट डीपली, बहुत गहरी सोच। ये आपका चैप्टर के अब्बास जी के द्वारा लिखा हुआ भोली एंड हो गया है। चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और स्टडी ग्रुप्स में, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि एजुकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, और आप और भी लोगों को शिक्षा लेने के लिए मोटिवेट करें। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें मोटिवेट करें कि वो स्कूल जाएँ, चाहे अपने गाँव के किसी छोटे
से आसपास के विद्यालय में ही जाएं। विद्यालय तो विद्यालय है, वहाँ सबको शिक्षा मिलती है। एंड एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।